to start with Chapter 1, Nature and Significance of Management, Part 2. It is a continuation of the previous video. So let's get started. Organizational objectives. Now, what is organizational objectives? Every organization has some of the objectives. But these three things are the basic objectives. What are they? I have named it as GPS. हमारा GPS होता है ना मोबाइल फ़ोन में, तो उसका शॉर्ट फॉर्म मैंने बना कर रखा है. द GPS फुल फॉर्म इसका क्या है? ग्रोथ, प्रॉफिट एंड सर्वाइवल. ये these GPS, you don't have to write GPS in exam, but you have to write the full form points. It is the short form. It's a memory technique which I have used for you all. G for growth, P for profit, and S for survival. Now, coming to first point, growth. What is growth? Growth can be measured in terms of sales, number of branches, number of products, etc. Success of any organization is measured by growth rate. तो ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ होता है हर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि रिलायंस को ले लेते हैं. रिलायंस जब शुरू हुआ था तो एक रूम से धीरू भाई अंबानी जी ने शुरू किया था. अभी वो बिज़नेस कितना ग्रो कर गया है. ये कैसे हुआ? ये धीरे धीरे हुआ है. एक रूम से एक बिल्डिंग, फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अपना बिज़नेस को एक्सपैंड करना. जैसे यहाँ लिखा हुआ है नंबर ऑफ़ ब्रांचेस बढ़ाना, फिर अपना सेल्स मतलब टर्नओवर भी हम बोलते हैं, इसे बढ़ाना, इसे कहते हैं ग्रोथ. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट. अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या है? प्रॉफिट. सो प्रॉफिट हर एक ऑर्गेनाइजेशन का बेसिकली मेन ऑब्जेक्टिव होता है. प्रॉफिट में क्या लिखा हुआ है? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज प्रॉफिट. ये जो पॉइंट है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज प्रॉफिट, यू कैन राइट इट इन ऑल द points. First line you can start with this: the most important objective of business is growth. One of the most important objective of organization is survival. So it enhances your points. और एक आपका पॉइंट बढ़ भी जाएगा. सो यू कैन ऐड दिस पॉइंट लाइक दिस. तो प्रॉफिट में क्या है? प्रॉफिट में है कि प्रॉफिट, इफ़ यू वांट टू अर्न मेक प्रॉफिट, देन यू हैव टू टेक सम रिस्क. अगर रिस्क नहीं लोगे तो आप ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे. सो यू हैव टू टेक रिस्क. जैसे स्टॉक मार्केट में लोग करोड़ों में खेलते हैं और पैसा अच्छा खासा कमा कर निकल जाते हैं. कैसे? उन लोगों को बहुत ज़्यादा रिस्क लेना पड़ता है, बिकॉज दे नो दैट, एंड they also know that in case something goes wrong, they will make losses in huge amount, but they also are ready to take the risk. तो रिस्क आपको लेना ही है कि आप अच्छा प्रॉफिट कमा पाओ. प्रॉफिट इज़ एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ. इसका मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है सेग. ठीक है, आप इस पॉइंट को स्किप भी कर सकते हो, बट इट्स गुड टू राइट इन सो दैट यू कैन गेट फुल मार्क्स. ये सारे बुक्स के ही वर्ड्स हैं. अपना वर्ड्स एग्जाम्स में लिखो, बट द की वर्ड शुड बी देयर इन योर आंसर. आप किसी भी रैंक होल्डर से पूछ लेना जो टॉप करते हैं, उनके कीवर्ड्स होते हैं उनके आंसर्स में. यूट्यूब में इतने सारे वीडियोस हैं, आप सर्च करके देख लेना कि कीवर्ड्स होना कितना इम्पॉर्टेंट है आंसर में. बिकॉज जो एग्जामिनर होता है वो ये नहीं देखेगा कि आपने कितना समझा और कितना समझ कर लिखा. वो उनका जो सजेस्टेड आंसर है उससे कंपेयर करेंगे और फिर आपको उसमें कीवर्ड्स से देखकर देखेंगे कि आपके आंसर्स में वो कीवर्ड्स हैं या नहीं. अगर आपके आंसर्स में कीवर्ड्स नहीं हैं, then you are not going to get good marks. Yes, of course you will get marks, but not 90 or 90 plus. So make sure कि आपकी कीवर्ड्स हों एग्जाम्स में. ये सब मेमोरी टेक्निक से आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है एग्जाम्स में कीवर्ड्स के लिए. फिर नेक्स्ट पॉइंट आते हैं सर्वाइवल. सर्वाइवल में क्या है? द बेसिक पर्पस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज टू सर्वाइव इन competitive मार्केट इन लॉन्ग रन. तो सर्वाइवल का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइव करने के लिए उसे competitive होना पड़ेगा, उसे लॉन्ग रन में सर्वाइव करना पड़ेगा. ये ऑर्गेनाइजेशन का एक बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है.
बिकॉज अगर कोई बिजनेस साल भर चला बट बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट इट क्लोज डाउन, तो ये क्या बिजनेस सक्सेसफुल कहलाएगा? नहीं, ऐसा बिजनेस कभी सक्सेसफुल नहीं कहला सकता. You have to survive in the long run. This should be the basic objective of an organization. It can be achieved if business is able to cover its cost. और ये सर्वाइवल कैसे अचीव होगा? अगर वो बिजनेस जो ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है वो अपने कॉस्ट को कवर अप कर पाए. अब कॉस्ट को कवर अप करना मतलब क्या होता है? कॉस्ट को कवर अप करना, फॉर एग्जांपल मेरा एक बेकरी शॉप है, मैं पेस्ट्रीज एंड केक्स बेचती हूँ. तो अब क्या हुआ कि मुझे कॉस्ट लग रहा है 100 रुपीज़, बट मैं उसे सेल कर रही हूँ 50 रुपीज़ में या से 80 रुपीज़ में, तो मेरा कॉस्ट कवर नहीं हो पा रहा है. आई हैव टू सेल इट above the cost, say 120 or 110 rupees. It should be not below the cost. अगर ये कॉस्ट के बिलो रहा तो हम लॉन्ग रन में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है, एंड वी विल बी थ्रोन आउट ऑफ द मार्केट. सो 3 पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया. जीपीएस दिमाग में रखना, आराम से आप खुद से लिख लोगे, और कुछ कुछ यहाँ कीवर्ड्स हैं, ठीक है. फिर नेक्स्ट कम्स सोशल ऑब्जेक्टिव्स. अब सोशल ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या पॉइंट्स हैं, ये बस पॉइंटर्स हैं जो आपको याद रखना है, और ये बहुत कॉमन है, ये यू विल डेफिनेटली गोइंग टू रिमेंबर. सो द फर्स्ट पॉइंट, सप्लाई क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस. ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि वो क्वालिटी प्रोडक्ट दे रीज़नेबल प्राइजेज़ में. एग्ज़ाम्पल ले लो, जियो जब शुरुआत उसने किया था 2000 आई थिंक 16 में किया था, तो उसने कितना सस्ते में हमें, आई थिंक बहुत ही कम में हमें टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड किया. फ्री इंटरनेट, फ्री कॉलिंग्स, सिर्फ एक बार पेमेंट करो, साल भर चलेगा, या 3 महीने का, 3 साल का, ऐसा कुछ प्लान्स होता है, अभी भी है, राइट. तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा ऑब्जेक्टिव सेट करना चाहिए कि अपने प्रोडक्ट को भी सेल करे, क्वालिटी प्रोडक्ट्स, और प्राइस भी कम हो ताकि लोग अफोर्ड कर पाए खरीदना. सो द नेक्स्ट पॉइंट, जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ. ऑर्गेनाइजेशन का और एक क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि इकोनॉमिक वेल्थ भी जनरेट हो पाए. नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन अगर सेटअप होता है कहीं, तो बहुत सारे लोगों को वहाँ एम्प्लॉयमेंट मिलता है, राइट. जैसे कि बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में सेटअप हुए, तो इससे क्या हुआ, लोगों का बहुत फ़ायदा हुआ, है ना. इससे लोगों को बहुत एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, लोग अपने अपने घरों से, हर घर से, मतलब बेरोज़गारी कम हुई, ख़त्म तो नहीं हुई बट कम तो हुई. फिर द नेक्स्ट पॉइंट इज़ फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलता है. अब एम्प्लॉयमेंट होगा तो ऑब्वियसली फाइनेंशियल सपोर्ट तो मिलेगा ही लोगों को. देन कम्स पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स. पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव भी उसे बोलते हैं, या फिर इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स बोलते हैं. तो ऑर्गेनाइजेशन का कुछ पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होता है, वो क्या होता है? लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट पॉइंट, competitive salary, then good healthy working condition, and then peer recognition. अब इससे वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं. द फर्स्ट पॉइंट, competitive salary होना. ऑर्गेनाइजेशन को competitive salary प्रोवाइड करना चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ को, सो दैट दे कैन रिटेन देयर टैलेंटेड एम्प्लॉयज़. इसका मतलब क्या है? देखो, competitive सैलरी, एग्जाम्पल देते हैं. सपोज़ एक कोलकाता है, कोलकाता में एक टीसीएस कंपनी है और एक रिलायंस कंपनी आसपास सेटअप हुआ, से एक सॉल्ट लेक में ही दोनों कंपनी सेटअप है, ठीक है. तो इसमें क्या होगा, समझ लो कोई पर्टिकुलर जॉब पोजीशन है, उसके लिए दोनों कंपनीज़ का अलग अलग सैलरी हो रहा है, दोनों में काम सेम है, हर चीज़ सेम है, एफर्ट्स भी वही डालना पड़ रहा है, टाइम भी वही देना पड़ रहा है, पर्क्स भी वही मिल रहे हैं एम्प्लॉयज़ को उस काम के लिए. तो एम्प्लॉयज़, बट टीसीएस में ज़्यादा सैलरी मिल रहा है देन रिलायंस, ठीक है. तो अब इस केस में क्या होगा, एम्प्लॉयज़ जो होंगे वो रिलायंस से निकल कर चाहेंगे कि वो टीसीएस ज्वाइन करे, सो दैट दे कैन गेट अ बेटर सैलरी. तो
ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा इंश्योर करना पड़ेगा कि सैलरी कम्पिटिटिव हो, ताकि वो एम्प्लॉयज़ को रिटेन करके रख पाए, वरना एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देंगे, वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रहेंगे। ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट इज गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशंस फॉर सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉयज़। तो ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा, गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन भी रखना पड़ता है, ताकि उसके एम्प्लॉयज़ सेफ रहें, सेफली काम कर पाएँ। एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे जब कोविड चल रहा था एट इट्स पीक प्रीवियस ईयर 2020 में और 2021 में, तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में एम्प्लॉयज़ को जाकर ही काम करना पड़ता है था, जैसे कि बैंक्स ले लो और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस। तो इस केस में ऑर्गेनाइजेशन को अपने एम्प्लॉयज़ का खास ख्याल रखना पड़ता। कैसे वो लोग रखते थे? बाय प्रॉपर सैनिटाइजेशन, वेयरिंग मास्क, प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग। ठीक है। अगर वो ये सब चीज़ नहीं करेंगे तो क्या होता, एम्प्लॉयज़ विल बी गेट इन्फेक्टेड एंड फाइनली दे विल लीव द जॉब। ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ 2020 में किए थे। बहुत सारे मेरे रिलेटिव्स में इतने सारे लोग एम्प्लॉयमेंट अपना छोड़ कर आ गए डर से, बिकॉज दे वर नॉट सेफ, दे वर नॉट फीलिंग सेफ। तो ऑर्गेनाइजेशन को इस चीज़ का खास ख्याल रखना पड़ता है कि अपने एम्प्लॉयज़ का हेल्थ और उनके मेंटल मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों का ख्याल रखे, ताकि वो एम्प्लॉयज़ छोड़े ना ऑफिस। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट कम्स peer recognition, self-respect, respect for colleagues to fulfill social needs। इसमें क्या है, देखो ऑर्गेनाइजेशन को कोशिश करना पड़ता है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को पीयर रिकॉग्निशन करवा पाए। पीयर रिकॉग्निशन मतलब क्या होता है कि अगर समझ लो एक डिपार्टमेंट, और समझ लो मैं फ़िनांस डिपार्टमेंट में काम करती हूँ, ठीक है। तो फिनेंस डिपार्टमेंट में काम करने से बहुत सारे लोग वहाँ रहते हैं, अलग अलग टाइप के काम करते हैं एक ही डिपार्टमेंट में। तो अगर मैं एक दूसरे को ना जानूँ, बाकी एम्प्लॉयज़ को ना जानूँ, तो इससे क्या होगा, काम में कोऑर्डिनेशन में बहुत दिक्कत आएगी। सो एम्प्लॉयज़ शुड मेक श्योर दैट दे शुड नो ईच अदर। नोइंग ईच अदर इज कॉल्ड पीयर रिव्यू। पीयर मीन्स कलीग्स, ठीक है। और कलीग्स शुड रिकॉग्नाइज ईच अदर, रिकॉग्निशन, दे शुड नो ईच अदर। एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे के साथ टिफ़िन शेयर करना, खाना, मैं देखो ये लाई हूँ, तुम पेस्ट्री लाई हो, अच्छा मैं आज ढोता लाई हूँ। ऐसे होता ही है, अपने स्कूल्स में तो होते ही थे, है ना। ऑफिस में भी होता है। फिर सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने आप को रिस्पेक्ट दिलवाना। ऑर्गेनाइजेशन को मेक श्योर दैट ईच इंडिविजुअल शुड ट्राई टू हैव सेल्फ रिस्पेक्ट फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ। रेस्पेक्ट करे अपने आप को, तो रेस्पेक्ट करे, ठीक है, अच्छी बात है, हर इंसान अपने आप को रेस्पेक्ट करता है। बट दूसरों को रेस्पेक्ट करने के टाइम में लोग बोलते हैं मैं क्यों रिस्पेक्ट करूँ, वो पहले रिस्पेक्ट करे मुझे, ऐसा होता है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में क्या करना, ऑर्गेनाइजेशन शुड इंश्योर कि वो अपना भी रेस्पेक्ट करे और कलीग्स का भी रेस्पेक्ट करे। इससे क्या होगा, फुलफिल होगा सोशल नीड्स, ठीक है। क्योंकि हर जगह पैसे ही इम्पोर्टेंट नहीं होता, पैसे से ज़्यादा रिस्पेक्ट इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपको कहीं आप जा रहे हो, आपको पैसा बहुत दिया जा रहा है, बट आपको वहाँ रिस्पेक्ट नहीं है, तो ऑब्वियसली अगली बार से आप नहीं जाओगे। सो ऑर्गेनाइजेशन को पता है ये चीज़, इसलिए उसने क्या रखा है ऑब्जेक्टिव कि पीयर रिकॉग्निशन और सेल्फ रिस्पेक्ट बाकी एम्प्लॉयज़ को करना इज़ इम्पॉर्टेंट। सो मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ तैयार किए हैं, ये शॉर्ट फॉर्म है ई फॉर एम्प्लॉयज़, ठीक है। और ये पॉइंटर्स है विच यू हैव टू रिमेंबर। कंपेटिटिव सैलरी हो, कंपेटिटिव सैलरी मतलब ऑलमोस्ट सेम सैलरी। नेक्स्ट, गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशंस हो, ऑब्वियसली, सो दैट एम्प्लॉयज़ आर सेफ। एंड देन पीयर रिकॉग्निशन हो। ओके, सो कमिंग टू दी नेक्स्ट पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है मैनेजमेंट का। अब भाई इम्पोर्टेंस भी जानना ज़रूरी है, बिकॉज मैनेजमेंट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, देखिए तो सही। चलो देखते हैं क्या क्या पॉइंटर्स हैं। इसमें मैंने एक मेमोरी टेक्निक यूज़ किया है विच विल हेल्प यू इन योर एग्जाम्स टू कीप द पॉइंट्स इन योर माइंड। मेमोरी टेक्निक क्या है, देखो अगर मैनेजमेंट होगा ना, तो ऑर्गेनाइजेशन जो है 5G के स्पीड से चलेगा। अब ये 5G क्या है, देखो, G फॉर ग्रुप गोल्स, S फॉर डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, P फॉर
पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, ई फॉर एफिशिएंसी, एफिशिएंसी क्या करना है, इंक्रीज करना है, एंड फाइनली डी फॉर डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन को, डायनेमिक टू क्रिएट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हो गया शॉर्ट फॉर्म्स। 5Gs की स्पीड से ऑर्गेनाइजेशन चलेगा अगर मैनेजमेंट हुआ तो। ये इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट है। क्या इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट है? 5G स्पीड। अब इसको एक वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। लेट्स स्टार्ट। पॉइंट नंबर 1, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। तो मैनेजमेंट क्या करता है? हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को कि वो अचीव कर पाए ग्रुप गोल्स। मैनेजमेंट ट्राइज टू इंटीग्रेट इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स विद ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। मैनेजमेंट क्या करता है? ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को विद इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स को इंटीग्रेट करता है। इंटीग्रेट करना मतलब कि एड अप करना, सम अप करना, एक साथ करना। ये कैसे करता है? मैं एग्जांपल देती हूँ। सपोज गूगल कंपनी है। अब गूगल कंपनी में क्या एम्प्लॉयज़ को क्या किया जाता है? ESOP प्रोवाइड किया जाता है। अब ESOP का मतलब क्या है? ESOP का मतलब ESOP इज़ एम्प्लॉयज़ स्टॉक ऑप्शन प्लान। अच्छा मैम, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान क्या होता है? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान वो क्या होता है? इट्स सिंपली ये एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है, कंपनी देता है एट प्राइस बिलो द मार्केट प्राइस। जो शेयर्स मिलते हैं कंपनी के एट प्राइस बिलो द मार्केट प्राइस टू इट्स एम्प्लॉयज़। तो अब क्या होगा? एम्प्लॉयज़ अच्छे से काम करेंगे, ताकि नहीं, अगर हम अच्छे से काम नहीं करेंगे तो हमारे शेयर्स का वैल्यू गिर जाएगा। अगर हम अच्छे से काम करेंगे तो शेयर्स का वैल्यू ऊपर आ जाएगा। तो फ़ायदा किसका होगा? एम्प्लॉयज़ का होगा। तो इस तरीके से मैनेजमेंट इंटीग्रेट करते हैं ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को और इंडिविजुअल के ऑब्जेक्टिव्स को, कि दोनों का ही फ़ायदा हो पाए। फिर द नेक्स्ट पॉइंट इज़ मैनेजमेंट इंक्रीजेज एफिशिएंसी। देखो यहाँ मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा था मैनेजमेंट, MGT। MGT इज़ फुल फॉर्म इसका है मैनेजमेंट, और MIN is minimum. In exam you have to write the full forms, you can't write short forms. Point number 2, मैनेजमेंट इंक्रीजेज एफिशिएंसी। अब मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए कि वो इंक्रीज कर पाए एफिशिएंसी को, मतलब कि मिनिमम इनपुट और मैक्सिमम आउटपुट प्रोवाइड करें। इससे क्या होगा? वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कम होंगे। ये 2 पॉइंट आप बस देख लेना, इसे रीड कर लेना, बस दीज 2 पॉइंट्स। मिनिमम इनपुट एंड मैक्सिमम आउटपुट मिले, इससे मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होगा। सो द नेक्स्ट पॉइंट कम्स पॉइंट नंबर 3, मैनेजमेंट क्रिएट्स डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। अब मैनेजमेंट क्रिएट करता है एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनेमिक मतलब क्या होता है? कि जो चेंजेस के जो समय के साथ बदलने को रेडी हो, चेंज हो जाए। जैसे कि हम कोविड का ले लेते हैं। पहले 2-3 साल पहले क्या हमें पता था कि स्कूल्स, कॉलेजेस, ऑफिसेज और बाकी बहुत कुछ ऑनलाइन होगा? नहीं, हमें नहीं पता था भाई, नहीं पता था ऑनलाइन होगा। बट जब कोविड हुआ तो सब ने अपना चेंजेस किया, अपने ऑर्गेनाइजेशन का चेंजेस किया और ऑनलाइन सब कुछ करवाया। वर्क फ्रॉम होम, स्टडी फ्रॉम होम, स्कूल फ्रॉम होम, हर चीज़ फ्रॉम होम। ठीक? तो चेंजेस के लिए रेडी रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डायनेमिक मतलब चेंजेस, ठीक है, अपने आप को समय के साथ बदल देना। ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू सर्वाइव इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। ENV मतलब एनवायरनमेंट मैंने लिखा है, इट्स अ शॉर्ट फॉर्म। मैंने बिकॉज ENV यहाँ पे यूज़ किया है, तो जस्ट इन शॉर्ट फॉर्म यू हैव टू राइट एनवायरनमेंट। Organization has to survive in dynamic environment, so manager keep changes in organization to match changes in environment. तो ऑर्गेनाइजेशन कहाँ सेटअप होता है भाई? एनवायरनमेंट में तो चेंजेस होते ही रहते हैं। जैसे कभी कोविड हो गया, कभी पॉलिटिकल चेंज हो गया, कभी टेक्नोलॉजिकल चेंज हो गया। तो चेंजेस के लिए मैनेजमेंट को हमेशा ऑर्गेनाइजेशन को चेंज अप टू डेट रखना पड़ेगा, डायनेमिक रखना पड़ेगा। ये होता है इम्पोर्टेंस। Efficient manager motivates employees to adopt environmental changes. Efficient management वो होता है जो अपने employees को encourage करे, motivate करे कि yes you can do it, you can make changes. अब समझ लो, कुछ organization है जो बहुत सालों से है। अब उस organization में बहुत बहुत एजेड अंकल काम कर रहे हैं, सपोज 50+। अब उनको बोला गया कि अभी तो सब कंप्यूटर
से ही काम होगा। तो आप लोगों को अब कंप्यूटर सीखना पड़ेगा। तो अंकल लोगों ने स्ट्राइक शुरू कर दिया, नहीं हम আমরা শিখবো না শিখবো না। কেন শিখবো? আমরা ওই মেथड ही फॉलो করবো। ठीक है। तो अब ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा? ऑर्गेनाइजेशन उन्हें समझाएगा, मैनेजमेंट उन्हें समझाएगा कि देखो अगर हम पुराने तरीके से ही काम करते रह जाएंगे तो हम पीछे चले जाएंगे, हम आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। और मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा उन्हें। ठीक है, इस तरीके से मैनेजमेंट मोटिवेट करेगा अपने एम्प्लॉयज़ को कि वो चेंजेस अडॉप्ट कर पाए। ORGN मतलब ऑर्गेनाइजेशन। The next point comes point number 4. Management helps in achieving personal objectives. P, speed का P, personal objectives. तो इसमें क्या है? An efficient management is one who brings maximum prosperity, या फिर उसे benefit भी बोल सकते हैं, और benefit for employers and employees. ये employer ये है and employees, ये मैंने चेहरा बनाकर रखा है, एक फेस एम्प्लॉयर का और दो फेस एम्प्लॉयज़ का। बिकॉज वी ऑल नो दैट एम्प्लॉयर जब एक होता है उसके अंडर में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। तो ये एक अच्छा तरीका है दिमाग में रूटीन रखने का। इट एम्स दैट अलॉन्ग विद ऑर्गेनाइजेशन गोल इंडिविजुअल गोल्स आर अचीव। तो मैनेजमेंट का क्या काम होना चाहिए कि ठीक है अपने ऑर्गेनाइजेशन का तो काम होगा, अचीव होगा गोल्स, बट इंडिविजुअल्स के गोल के बारे में भी सोचना है, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना। क्योंकि एम्प्लॉयज़ खुश तो मैनेजमेंट खुश और ऑर्गेनाइजेशन बहुत ग्रो करेगा। ठीक है, यहाँ मैक्सिमम का फुल फॉर्म मैक्सिमम होगा, MAX मैंने यहाँ लिखा है। तो यहाँ पॉइंटर्स क्या है? मैक्सिमम बेनिफिट हो पाए एम्प्लॉयर को, एम्प्लॉई को, ये ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है। और दूसरा है एम टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल गोल्स। और मैनेजमेंट का दूसरा क्या है? ऑब्जेक्टिव है कि मैनेजमेंट अचीव करवाए इंडिविजुअल के गोल्स को। ये 2 पॉइंट बस लिखना है, साइड ये सब नहीं पढ़, ये सब रीडिंग करना है। फिर द नेक्स्ट पॉइंट कम्स मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। तो मैनेजमेंट को सिर्फ अपने बारे में नहीं, सोसाइटी के बारे में भी सोचना पड़ता है। कैसे? देखते हैं। मैनेजमेंट गिव ड्यू इम्पोर्टेंस टू सोसाइटी, कस्टमर एंड सप्लायर्स एक्सेट्रा। अब देखो मैनेजमेंट किसको इम्पोर्टेंस देता है? सोसाइटी को इम्पोर्टेंस देता है, कस्टमर को इम्पोर्टेंस देता है और सप्लायर को इम्पोर्टेंस देता है। अब सोसाइटी में क्या क्या आता है? सोसाइटी में आता है सोसाइटी, उसके अंदर आते हैं कस्टमर्स और उसके अंदर आते हैं सप्लायर्स एक्सेट्रा। तो मैंने इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? SSC का एग्ज़ाम। मैनेजमेंट SSC को कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस दे रहा है ना। फिर द नेक्स्ट पॉइंट इज इट कंट्रीब्यूट्स टू इंक्रीज इन GDP एंड नेशनल ग्रोथ। तो मैनेजमेंट कंट्रीब्यूट करता है GDP इंक्रीज करने में और नेशनल ग्रोथ में। ओके, ये पॉइंट क्लियर है। अब आते हैं मैनेजमेंट एज